बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहर बानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ यकीनन हुआ होगा। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि जी मानसून का सिलसिला जारी है आपको और पता है कि मेरी आवाज़ ख़राब है, मैं बीमार नज़र आ रहा हूँ। जी, मैंने सोचा एक पर्सनल एडवाइजरी जारी की जाए और वही है कि इस बदलते मौसम में अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि इसमें वायरल इन्फेक्शंस होने का ख़तरा है और गला ख़राब, फ्लू, खांसी ये तो नॉर्मल है, तो एहतियात करें जी। और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं, सादा पानी पिएं, सादा खुराक खाएं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि हम लोग अचानक एयर कंडीशन वाले कमरे से गर्मी में निकल जाते हैं, गर्मी से हम लोग ठंडी जगह पे आ जाते हैं, तो इन चीज़ों में भी बड़ी एहतियात बरतें क्योंकि मौसम की कुछ समझ नहीं आ रही। बारिश हो जाए जिस दिन, उस दिन ठंड लगना शुरू हो जाती है, जिस दिन बारिश ना हो उस दिन कमाल की गर्मी होती है। बिल्कुल ऐसे तो हमने सोचा कि आपको बताया जाए कि जी ख्याल रखें अपना। ख्याल रखें, तो ख्याल रखते रखते वॉक करते हुए भी ख्याल रखें। वॉक से रिलेटेड एक खबर है, मैंने सोचा कि स्टार्ट में आपके साथ शेयर की जाए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो बताएंगे आपको कि हमने अक्सर कैट वॉक करते हुए मॉडल्स को देखा है, लेकिन आज हम आपको आलमी, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत की कैट वॉक दिखाएंगे। इस कैट वॉक में आप अमेरिका के मौजूदा और साबिक सदर और रूसी सदर, चीन के सदर और पॉप फ्रांसिस, भारतीय वज़ीर आज़म, साबिक अमरीकी खातून अव्वल मार्क जुकरबर्ग, एलॉन मस्क, कनाडा के साबिक सदर समेत दीगर अहम शख्सियात को दिलकश और दिलचस्प मलबूसात में कैट वॉक करते हुए देख सकते हैं। ये वीडियो टेस्ला के CEO एलॉन मस्क ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने अकाउंट से शेयर की थी, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। आपको ये भी बताएं कि मसनूई ज़हानत यानी AI से तैयार की गई इस दिलचस्प वीडियो को अब तक 9 करोड़ से ज़ायद लोग देख चुके हैं। और एक व्यू शहर बानो, एक और व्यू हम भी दे देते हैं। ओह माय गॉड, क्या स्वैग है। सबसे मुझे क्लासी लगे हैं बराक ओबामा, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से उन पे ही वो बनाए गए विजुअल आर्ट्स के ज़्यादा जो मुनफरिद टेस्ट किया गया है उन्हीं पे किया गया है। सही वाले मॉडल वही लग रहे हैं मुझे। और इसके अलावा किम जोंग उन बड़े स्टाइलिश लगे। किम जोंग उन और ये जस्टिन ट्रूडो, अभी देखें आप, ये भी फुल स्वैग में आ रहे हैं। क्या बात है। और तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक लाइटर मोड पे ना बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया कि वाकई अगर जितने भी सरबराहाने मुमलिकत मॉडल्स होते हैं इन रियल लाइफ तो वो किस तरह के दिखते हैं। तो शहर बानो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैरान कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं और मेरे इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ लग रहे हैं अपनी तस्वीरों में। मतलब वो किसी की तस्वीर के ऊपर भी अपना मुंह लगाकर उसको डीपी लगा रहे हैं तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, वैसे वो अच्छे नहीं इतने लगते। वैसे मैं शहर बानो ये सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैलने वाली हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। बस तैयार रहना चाहिए, अपने आप को मेंटली तैयार रखें कि अब AI का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है, किसी तरह की भी तस्वीर वीडियो आ सकती है मार्केट में, तो इसलिए ज़्यादा दिल पर मत लें। तो दिल पर मत लेना, दिल पर मत नहीं लेना, लेकिन जो सियासी हालात है वो तो बिल्कुल दिल और दिमाग दोनों पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो मुल्क की सियासत की बात कर लेते हैं जी। इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम एक ख्वाब बन चुका है। हुकूमत और PTI आमने सामने है। अपोजिशन इत्तेहाद ने खुलकर जो है वो सामने आकर एहतजाज करने का ऐलान किया है। अलामती भूख हड़तालें की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत के खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग कर दिया है और कल से यानी बरोज़ जुमा सड़कों पर निकलने का ऐलान किया गया है। साथ वार्निंग भी दे दी है जी कि अगर किसी ने एहतजाज के दौरान गड़बड़ करने की कोशिश की तो सख्त रद्दअमल दिया जाएगा। उधर विफाक के बाद पंजाब में भी तहरीक इंसाफ ने सूबाई असम्बली के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा लिया है और बानी PTI की रिहाई तक ये कैंप लगाने का ऐलान कर दिया है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर अपने मेहमान से बात करते हैं। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं अहमद खान साहब, वेलकम करते हैं आपको। कैसे हैं आप? हम सबसे पहले आपको वेलकम तो कर चुके हैं, लेकिन सवाल जो है ना वो बड़ा मुनफरिद और मुख्तलिफ सा है। सवाल है भूख हड़ताल से लेकर। तो वो अहमद साहब, विफाक के बाद पंजाब में भी तहरीक इंसाफ ने अलामती भूख हड़ताल शुरू कर दी है, इससे हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा? आपको लगता है कि भूख हड़ताल से बानी PTI रिहा हो जाएंगे? बुनियादी तौर पे हमारा वो एहतजाजी कैंप है, उसमें एक अलामती भूख हड़ताल भी चल रही है और एहतजाजी कैंप भी साथ साथ चल रहा है। तो हमारा मकसद ये है कि हम अपने वर्कर्स को मोबिलाइज़ करें और वर्कर जब मोबिलाइज़ हो जाएं तो हम एक लंबी तहरीक शुरू करें। सही, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें एक बड़ी तहरीक पे जाने बिना हमारा ये को काम करेंगे या ये टिकटॉकर हुकूमत या चचा भतीजी की जो हुकूमत है ये हमारा कोई लंबा ये काम करने या लंबी तहरीक चलाने के अलावा ये कोई
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा। उसकी वजह ये है कि इन्होंने जो आज दिन तक काम किया है, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को, इन्होंने बानी चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद साहब को, तो इन्होंने तो सबको जेल में डाला हुआ है। नाजायज़ मुकदमात हैं जिनका दूर दूर से हकीकत के साथ ताल्लुक़ भी नहीं है। तो हम ये जो अलामती भूख हड़ताल हमने शुरू की है, ये हमारा अपने वर्कर्स को मोबिलाइज़ करने का एक हमारी जो स्ट्रेटजी है, ये उसमें हम ये शुरू हुए हैं। तो ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा है और इंशाअल्लाह हम बड़ी जल्दी इसको एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़नल लेवल पे हम इसको फैलाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारा मकसद ये होगा कि हमारे तकरीबन 50,000 जो वर्कर हैं जो कि तैयार हैं, जो कि लाहौर में, फिर वो जुज़वी भूख हड़ताल नहीं होगी, वो लाहौर में मुकम्मल भूख हड़ताल करेंगे खान की रिहाई के लिए। सही। तो उसके अलावा भी हमारे जहन में पॉलिसीज़ हैं। उस पॉलिसी में हम ये जाएंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर, डिवीज़नल हेडकोार्टर तक जाएंगे। एक दिन होगा कि पूरा पाकिस्तान हड़ताल करेगा खान के लिए। तो ये हमारा एक प्लानिंग का हिस्सा है। इसको ये ना समझे कि 2 घंटे की इन्होंने 4 घंटे की भूख हड़ताल की और ये तो उठ के चले गए। हम उठ के नहीं चले गए, हम इंशाल्लाह वापस आने के लिए उठे। इंशाल्लाह वापस आने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है अहमद साहब, ये कहिएगा कि इस वक्त तमाम महंगाई से मर रहे हैं, बिजली के बिलों पर ख़ानदानों में ख़बरें आ रही हैं, झगड़े जिस तरह से हो रहे हैं, मगर KP हुकूमत मुराद सईद को तमगा शुजात देने की करारदादें मंजूर कर रही है। PTI अवामी मसाइल पर खामोश क्यों है? बिजली का जो मामला है, वफाक का मामला, और चाचा की हुकूमत है, इधर भतीजी की हुकूमत है। तो आपको गुजरांवाला में पता है कि गुजरांवाला में एक भाई को भाई ने 2 दिन पहले कत्ल कर दिया सिर्फ बिजली के बिलों पे। उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार ये चाचा भतीजी है, जिन्होंने इस 200 यूनिट और 300 यूनिट के लोगों से वादे किए थे और आज बिजली को उस नहज पे ले गए हैं कि किसी के पास कोई ये नहीं है, एक्सक्यूज़ नहीं है इनके पास, और लोग मर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पूरी तरह लोगों के साथ खड़ी, और जिस तरह जुल्म और जबर के साथ मुकाबला कर रही है, तो वो तो इस वक्त अवाम के अंदर इस वक्त है ही एक ही जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त जो ये चचा भतीजी हैं, ये तो डिज़ास्टर हो चुके हैं पंजाब और पाकिस्तान के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये महंगाई पे काबू पा सकेंगे और इनको फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। ठीक है। पंजाब स्पीकर अहमद खान ने कहा है कि अपोजिशन अरकान जालसाजी से हाजिरी लगाते हैं और करोड़ों रुपए के TADA ले लेते हैं। इजलासों पर भी कहा गया कि आवाम के टैक्सों के पैसे खर्च होते हैं। अपोजिशन इजलास को संजीदा क्यों नहीं लेती? देखिए, मैं मलिक अहमद साहब की इस बात का बड़ा मुझे अफसोस लगा है जब उन्होंने ये बात की है MPs के बारे में, चाहे कोटरी बेंचेस का MP हो, चाहे अपोजिशन का हो। क्या MPs अब 5,000 के TADA के लिए असम्बली आते हैं? देखिए, बात ये स्पीकर हैं, वो पार्टी बन चुके हैं, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है MPs पे, यानी ये असम्बली की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। तो मलिक साहब ने तो मेरा अपोजिशन का चैम्बर ही बंद कर दिया था, तो क्या वो कानूनी बात थी? मलिक साहब ने तो सब वापस ले लिया। देखिए, बात ये नहीं है ये कौन जेलसाजी कर रहा है। अगर जेलसाजी करते हैं तो वो इंक्वायरी करवाएं। देखिए, हमने स्पीकर साहब को एप्लीकेशन दी थी, हमने ये कहा था कि आप हमें टेंट लगाने दें, आप हमारे MPs को अंदर नहीं घुसने देते, आप हमें असम्बली के लॉन में टेंट लगाने दें, लेकिन उन्होंने वो भी हमें इजाज़त नहीं दी। तो हमारे को MPs गए अंदर, को वॉशरूम को वज़ू को, उसके लिए तो जो अंदर गया उसकी उन्होंने कहा जी ये तो अंदर आ गए। मुझे बताएं किसकी हाज़िरी लगी हुई थी? अगर लगी हुई है, अगर वो समझते हैं कि इनकी हाज़िरी के साथ ये नुकसान होगा तो विड्रॉ कर लें। हम तो उनको विड्रॉ करते, हम तो नहीं जा रहे असम्बली के अंदर उनके रवैये की वजह से। तो वो TADA जो कहते हैं, जो करोड़ों रुपए के TADA हैं, तो वो विड्रॉ कर लें। असम्बली के लिए तो 18 करोड़ की गाड़ियां जब ली जा रही हैं, जो वो उन्होंने मंजूर करवाई हैं, तो उस वक्त नहीं ख्याल आ रहा। देखिए, ये किस किस्म के स्पीकर हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि MPs पे आप डायरेक्ट कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के फलां MP 5,000 रुपया लेने आ गए। यानी आप लेवल देखें, आप स्पीकर हैं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है इस किस्म की बात करते हुए भी, कि हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि ये TADA 5-10 हज़ार रुपये के लिए जी TADA आए हैं तो इन्होंने हाज़िरी लगाई है।
हम तो TADA को भी ड्रॉ कर रहे हैं और हम वो आपका TADA हमारे MPs नहीं लेंगे। अहमद साहब, मलिक अहमद खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 60 MPs की निशानदेही की कि वो लोग ये लगा रहे हैं हाज़िरियाँ। बहरहाल जी, दूसरा सवाल एक और है जी, और वो ये कि बानी PTI ने GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल देने का इतराफ़ किया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि PTI रहनुमा इस बयान की तरदीद कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ बानी PTI का बयान तस्लीम करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? इल्म में नहीं है ये बात कि जेल, क्योंकि मैं जेल में नहीं था और वो वकला और जो उधर मौजूद हैं वो भी वही सही जवाब दे सकते हैं। तो अगर वो नहीं तरदीद कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा डेफिनेटली। ये तो छोटी छोटी बातें चेयरमैन इमरान खान के ज़िम्मे लगा के और ट्वीट धड़ाधड़ करते हैं, पाबंदी लग गई, ये हो गया, वो हो गया। देखिए, एक सबसे बड़ी जमात पे कौन पाबंदी लगा सकता है? ये नहीं पाबंदी लगा सकते, इनके बस में भी नहीं है। ये क्या, आपका क्या ख्याल है, ये 25 करोड़ आवाम की जो जमात है उस पर पाबंदी लगा सकेंगे? ये नहीं लगा सकेंगे और इनकी ज़रूरत ही नहीं है कि ये पाबंदी लगाएं। ये लघु सी बातें हैं। अगर उनके जो उनको मिलने गए हैं, ये जो जिनको पता है, जो वकला इसके सिलसिले में वकला की मुलाकात होती है, तो डेफिनेट वो अगर तरदीद कर रहे हैं तो सही तरदीद कर रहे होंगे। ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब की अगर बात करें, उन्होंने दावा किया था कि तहरीक इंसाफ ने कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे देने की यकीन दहानी करा दी है। अब मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत कहाँ तक पहुंची है आप लोगों की? JUIF से इत्तेहाद कब होगा? देखिए, मेरी बात सुने, हमारी बातचीत चल रही है। असद कैसर साहब, पिछले दिनों भी उनसे मुलाकात हुई है मौलाना साहब की। ये सेंट्रल लीडरशिप जो है, ये उधर मुलाकातें कर रही है और उसमें ये है कि जो डायरेक्शन ऊपर से आएगी हम उसको फॉलो करेंगे। और असम्बलियों में रही इस्तीफ़े की बात, इस्तीफ़े असम्बलियों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई मानी नहीं रखते। वो चीज़ें हम कई दफ़ा कर चुके हैं। ये डमी असम्बलियाँ जो हैं, ये तो इस वक्त फॉर्म 47 की असम्बलियाँ हैं, ये मुसल्लत की गई हैं हमारे ऊपर, और ये मुसल्लत की हुई असम्बलियाँ हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। और अगर जिस वक्त चेयरमैन इमरान खान का हुक्म आया कि आप लोग इस्तीफ़े दें, तो हम तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। असम्बली हमारे लिए क्या अहमियत रखती है? अब और असम्बली से बाहर भी आ जाएंगे। ये तो पार्टी पॉलिसी है, जिस वक्त खान साहब ऐलान करेंगे उसी वक्त हम ये कर देंगे। हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए मुतहरिक है। अगर हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाती है तो PTI की हिकमत अमली क्या होगी? क्या इस पर भी भूख हड़ताली कैंप ही लगाएंगे? देखिए जी, मेरी बात सुने। बात यह है कि ये बुखला चुके हैं चचा भतीजे। जिस तरह इन्होंने हर्जत सराई की है मोहतरमा चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट पे पिछले दिनों, इनका ये बुज़दिली और घबराहट का सबूत है। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी इस किस्म की बातें इनको ले डूबेंगी, क्योंकि इनके पास आवाम का मैंडेट तो है नहीं। ये तो आए फॉर्म 47 के ज़रिए। ये तो 8 फरवरी को इलेक्शन हार चुके थे। इलेक्शन तो जो क्लीन स्वीप था वो तो किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो ये एक ढोंग ढकोसले रचा रहे हैं। इनका ये जितना जोर लगा लें, किसी का बाप भी नहीं पाबंदी लगा सकता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। आप कैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पे पाबंदी लगा सकते हैं? एक सूबे में उसके गवर्नमेंट है, नेशनल में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, पंजाब में वो सबसे बड़ी अपोजिशन है, 100 से ऊपर सीट्स हैं। तो आप चलें पाबंदियां लगाने? आप एमकों की जन्नत में रहते हैं, आप ये कैसे कर सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। ये इनके गले पड़ जाएगा और लोग इनके घरों में घुस जाएंगे। ये पता नहीं क्या करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये जुर्रत करेंगे, और इसमें इतनी इंशाल्लाह जुर्रत भी नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी ला के दिखाएं। ये जब पाबंदी लगाएंगे तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे, दूसरे दिन इनको पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका अहमद खान साहब, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया दे रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, नज़र डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। तो इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका के सदारती इलेक्शन पर जमी हुई हैं। दुनिया का ये बड़ा सियासी मार्का 5 नवंबर को होने जा रहा है। डेमोक्रेट पार्टी के नामजद उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। चंद रोज़ पहले की अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में इजाफे के सर्वे सामने आ रहे थे, मगर कैमला हैरिस की दबंग एंट्री के बाद डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धचका लग चुका है या लग सकता है। कैमला हैरिस ने आते ही पहले अवामी सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ दिया है और सबकत हासिल कर ली है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक नए अवामी सर्वे में कैमला हैरिस को 44%, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 42% हिमायत मिली है।
कैमला हैरिस ने मुल्कगीर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और वो इस वक्त विस्कॉन्सिन में मौजूद हैं, रैलियों से खिताब कर रही हैं। आइंदा दिनों में अमरीकी रियासत क्या रुख इख्तियार करती है और क्या कैमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे पाएंगी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। अब्दुल रहमान खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप भी फॉलो कर रहे होंगे जो डिबेट्स चल रही हैं वहाँ पे, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अभी कैमला हैरिस का जो रीसेंट बयान सामने आया, बड़ा दबंग एंट्री उन्होंने वाकई दी। उन्होंने अपना करियर बताया कि जी मैं पहले अटॉर्नी जनरल रही एक रियासत की, सेनेटर रही, वाइस प्रेसिडेंट, मगर मेरी लंबी हिस्ट्री है कि मैंने प्रेडिटर्स, क्रिमिनल्स, इस तरह के लोगों को बड़ा अच्छा डील किया हुआ है, तो मकबूलियत बढ़ी है उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नो डाउट जो सर्वेज़ हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए हैरानकुन है और ट्रंप के हवाले से जो वॉक ओवर की एक सूरत हाल डेवलप हो गई थी उसको ऑल टुगेदर उन्होंने चेंज किया है और एक नया कंपटीशन इस इलेक्शन के अंदर जो स्पाइस इलेक्शन की होती है वो वहाँ पे डेवलप हो गई है। सही। एक कॉन्फिडेंस मिला है डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स को, उनके सपोर्टर्स को। एक एम्बिग्विटी थी वो जो बाइडन की सेहत के हवाले से, उनकी जिस्मानी जहनी कैफियत के हवाले से और उससे बढ़कर जो उनका बुढ़ापा था, जो उनकी एज की सीनियरिटी थी, बहुत सारे ऐसे कार्ड थे, एक बहुत बड़ा बैगेज था कारकर्दगी से हटके बतौर कैंडिडेट जो बाइडन के कंधों पर था। और ट्रंप ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज से इस्तेमाल किया अपनी कैंपेन में और इसी वजह से एक सदारती मुबाहिसे ने बाइडन को इस पूरी इलेक्शन कैंपेन से आउट कर दिया। मगर अब जो खातून मैदान में आई हैं, जैसे कि आपने अभी उनके क्रेडेंशियल्स बताए, कैमला हैरिस बुनियादी तौर पे एक स्ट्रॉन्ग विमेन के तौर पे सामने आई हैं और वो स्याह फार्म कम्युनिटी के लिए, आम अमरीकी ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत कुछ करके दिखाया है। वो थ्रू आउट अपने कैरियर के अंदर एक ऐसी परफॉर्मेंस देती रही हैं जो कि एक बेंचमार्क है। मैं थोड़ा सा कैमला हैरिस के हवाले से आपको थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बताता चलूं कि ये तारिकीन वतन के लिए भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। कैमला के जो पेरेंट्स थे वो तारिकीन वतन थे। इनकी वालदा का ताल्लुक भारत से था, भारत की एक रियासत तमिलनाडु और तमिलनाडु का शहर चुनाई, तामिल से है वैसे जी, चुनाई शहर से इनकी वालदा का ताल्लुक, भारतीय नयाद। और आज अभी मैं रीसेंट स्टोरीज पढ़कर आ रहा था कि जो इनका ननियाल कहा जाता है जिस गांव को, उस गांव में कैमला हैरिस के बहुत बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स लगाए गए हैं और वो उस इलेक्शन को वहाँ इंडिया के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक बड़ा एक जज्बाती लगाव, एक वाबस्तगी हमें नज़र आ रही है। ये हार्वर्ड से पढ़ी, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की, फिर इन्होंने लॉ की डिग्री की। वालिद साहब इनके जमैका से उनका ताल्लुक था और फिर उसके बाद इन्होंने लॉ किया। लॉ करने के बाद ये 2011 से लेके 2017 तक कैलिफोर्निया में इन्होंने एज अटॉर्नी जनरल के तौर पर अपना ओहदा संभाला। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि एक स्याह फाम खातून वो बतौर अटॉर्नी जनरल उसने काम किया। 2016 के अंदर ये दूसरी स्याह फाम खातून थी जो कि एक सेनेटर के ओहदे पर पहुंची और ये पहली स्याह फाम खातून है जो कि एक नायब सदर के तौर पर पहुंची। अब्दुल रहमान, अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं, बड़ा क्लोज मार्जिन है, 44 और 42%, 2% का है। अच्छा, कमला हैरिस अगर मुंतखब होते मफरूज़े के तौर पर बात करते हैं तो ये अब तक की पहली खातून सदर होंगी अमेरिका की और 200 साल तारीख में नायब सदर के हवाले से पांचवी खातून होने जा रही हैं। और कहा यह जा रहा है जी कि इनकी अपनी जमात का इतना है कि इन्होंने रिकॉर्ड एक और बनाया, एक ही दिन में $81 मिलियन का फंडिंग का रिकॉर्ड बनाया। अगेन वही बात है, क्योंकि जब आप सर्वेस की बात करते हैं तो ट्रंप इस मामले में बड़े लकी हैं। ट्रंप ने पहला सदारती इलेक्शन एक खातून को हराया, हेनरी क्लिंटन को। और जितने सर्वेस थे वो हेनरी क्लिंटन के हक में आ रहे थे, ट्रंप फेवरेट नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप कार्ड चला और हेनरी को डिफीट हुई। इस मर्तबा क्या एक मर्तबा फिर एक खातून के साथ उनका मुकाबला है और सर्वेस फिर हिलरी क्लिंटन के हक, कैमला हैरिस के हक में आ रहे हैं, डेमोक्रेट्स के हक में आ रहे हैं। तो क्या दोबारा ट्रंप की किस्मत, ट्रंप कार्ड जो है वो एक मर्तबा फिर चल रहा है? साइकोलॉजिकल बर्तरी की अगर बात करें तो कैमला को वो भी हासिल है क्योंकि ट्रंप कन्विक्टेड हैं और एक क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है सामने।
उनकी स्पीच देखिए ना कैमला हैरिस की, उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप जैसों को जानती हूं। बिल्कुल यही सवाल और वो था जब मेरा। जानने की बात की तो उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड बताया कि मैंने किस किस तरीके से जो करप्ट लोग थे, जो जराइम पेशा अफराद थे, उनको हैंडल किया। और एक बात जो कि कैमला की शोहरत के अंदर बतौर वकील, वो ह्यूमन स्मगलिंग की बात हो, खवातीन पर तशद्दुद की बात हो, एबॉर्शन लॉज की बात हो, सुप्रीम कोर्ट के लॉज की बात हो, और सबसे बढ़कर ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उनको सबसे ज्यादा जिस खातून ने टफ टाइम दिया वो कैमला हैरिस थी। अपनी ही पार्टी के अंदर उन्होंने पॉलिसीज को टारगेट किया। अच्छा, आपने जैसे कहा कि उन्होंने स्पीच बड़ा, एक तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो दबंग अंदाज था, और दूसरा उन्होंने कहा कि ट्रम्प जैसों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और इन लोगों से निमटना भी जानती हूँ। ये चीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आई कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये इनकी मकबूलियत की वजह है। दूसरा, अब हमसाए ममालिक भारत से उनके ताल्लुकात मिलते जुड़ते हैं, और आपने बताया कि वहाँ पर सेलिब्रेशन का सिलसिला भी जारी है, तो आपको लगता है कि अगर ये बन गई तो फिर हमसाया ममालिक जो हैं उनके मामलात भी ज़्यादा बेटर हो जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान के लिए इस बैकग्राउंड के साथ अगेन आप अगर कैमला की स्पीचेस मोदी साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से अगर आपको सुने तो वो कहते हैं कि भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो अटूट अंग की तरह हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये डिस्कनेक्ट रही हैं और इन्होंने बचपन से आज तक भारत को विजिट नहीं किया। ये बड़ी कंसिस्टेंट विजिट्स पे भारत जाती रही हैं और इनकी एक ज़ाती वाबस्तगी और एक लगाव, एक सॉफ्ट कॉर्नर भारत के लिए मौजूद है। लेकिन भारत एक ऐसी ही सिचुएशन पहले भी फेस कर चुका है ना। ऋषि सुनक जब वजीर आजम बने थे, जी ऋषि थे, और लेकिन वो ऋषि नाकाम हो गए ऋषि की वजह से, बल्कि आप यूं कहिए कि पूरी पार्टी को लॉस हो गया, पूरा इलेक्शन वो लूज करके। लेकिन अगेन जो पॉलिसीज होती हैं वो इनफरादी ताल्लुक की बुनियाद पर नहीं होती, आप एक सर्टेन लेवल तक फेवर्स दे सकते हैं। पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए। पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक पोजीशन की वजह से। अभी कल ही डोनाल्ड लू जो कि मुतनाज़ा शख्सियत हैं, उन्होंने सेनेट की कमेटी के अंदर पाकिस्तान के लिए फंडिंग के लिए जो बाइडेन की तरफ से $10 करोड़ की इमदाद की रिक्वेस्ट की है। तो उससे आपको एक अंदाजा होता है, और वो क्यों चाह रहे हैं। वो चाइना के ऊपर पाकिस्तान के इन्हिसार को कम करना चाहते हैं, उनका टारगेट चाइना है, तो पाकिस्तान उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यही टेक्निकल सवाल है यहाँ पे कि चाइना ने पिछले साल $2.4 बिलियन के गालिबन जो कर्ज हैं रोल ओवर किए हैं पाकिस्तान के। डोनाल्ड लू कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अमेरिका है, चाइना माजी था। तो ये कैसे ये इक्वेशन कोई सूट बैठती है? पाकिस्तान तो बड़ी जो है वो कंफ्यूजिंग एक स्टेट में नहीं आ जाएगा? देखिए, एक तवील अरसे से अमेरिकन ये कह रहे हैं कि आपको चीनी कर्जे ले डूबेंगे। अमेरिकन एक लॉबी सेट कर रहे हैं, एक मनफी प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं सी पैक के हवाले से। वो चाइनीज जो इन्फ्लुएंस पूरे रीजन के अंदर फैल रहा है वो उसको रोकना चाहते हैं। लेकिन ये बातें कहने में बहुत ऐसी लगती हैं, भली लगती हैं, आप कर्ज़ों की बात करते हैं, मगर प्रैक्टिकली पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान को एड से निकल के ट्रेड की तरफ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान को मार्केट्स चाहिए, और आज भी जो ट्रेड का साइज है पाकिस्तान का चाइना की निस्बत अमेरिका के साथ ज़्यादा है, $9 अरब। कल भी जो अमेरिकन काउंसलेट थे उनकी आप स्पीच सुन लें सेमिनार के अंदर, तो वो बिजनेस साइज की बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट देखने हैं। एक इंडिपेंडेंट आज़ाद खारजा पॉलिसी जिसके अंदर जैसे इंडिया की है, इंडिया एट अ टाइम अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखता है, एट अ टाइम वो रूस के साथ ताल्लुकात रखता है। हम इस पोजीशन में हैं? नहीं, हम इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन हमें इस पोजीशन को अडॉप्ट करना है। और वो कैसे अडॉप्ट करना है कि जब हम अपने गवर्नेंस को बेहतर करेंगे, अपने अखराजात को कंट्रोल करेंगे, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज, अपने वसाइल को देखकर अगर हम बनाएंगे तो हम निकल आएंगे। अभी अब्दुर्रहमान, इन्हीं ये जो एलिमेंट्स आपने हाईलाइट किए हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने, लेकिन इन्हीं के लिए वो एड दे रहे हैं। देखिए, एड से मुल्क नहीं चला करते। एड एक इंसुलिन है, एक इंजेक्शन है जो आपको एक नशे का आदी बनाता है, वो आपको तवाना नहीं करते। बात ये है कि वो मैं एक जुमला मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि अमेरिका को एक सफेद हाथी के तौर पे तशबीह दी जाती है। देयर इज नो फ्री लंच। ये एक इस्तिलाह है कि जो पैसे आपको, यही मैं कहने वाली थी कि वहाँ पर तो
जैसे कि आपने कहा सफ़ेद हाथी, कोई आप किसी तरह की भी कोई आपके साथ मोहब्बत प्यार बगैर वजह से नहीं होती। अनायात क्यों की जा रही हैं अचानक से पाकिस्तान में? अनायात इसलिए की जा रही है कि वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, वो चाइनीज इन्फ्लुएंस को इस रीजन के ऊपर काउंटर करना चाहते हैं। अब आप सिर्फ एक डेवलपमेंट को पिछले 48 घंटों के अंदर देख लें। एक मीटिंग नेतन्याहू ने आज ही एड्रेस किया अमेरिकन कांग्रेस को, और वो मुलाकात कर रहे हैं इसराइली वजीर आजम ट्रंप के साथ भी, बाइडन के साथ भी, कैमला के साथ भी कर रहे हैं। एक तरफ ये ग्रुप बन रहा है, और आज ही एक खबर आई कि खुफिया मुलाकात यूएई के साथ मिलके अमेरिका की, इसराइल की, कि गजा के अंदर मुस्तकबिल की गवर्नमेंट कैसी होगी ये वो डिसाइड कर रहे हैं। मगर इससे 48 घंटे पहले बेजिंग के अंदर हमास, अल फतह और 14 धड़े फलस्तीन के चीन ने उनको टेबल पर बैठाया और उनके साथ मुस्तकबिल की कौमी मफाहमती गवर्नमेंट का एक मॉडल पेश करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो ये बुनियादी तौर पे यूनिपोलर वर्ल्ड से बायपोलर वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये आलमी ताकतों की, आलमी मईशतों की लड़ाई है। सी पैक को काउंटर करने के लिए वो भी ट्रेड रूट्स लेकर आ रहे हैं, वो भी अपने मंसूबे दुनिया में लेकर जा रहे हैं। लेकिन एक जो सैड रियलिटी है, हमें इससे पहले कैरी लोगर बिल की भी एड मिली और $7 बिलियन की, लेकिन ये एड्स जाती कहाँ है? हमें तो कभी ये एड्स, ये भी एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। एक और सवाल है, वक्त बड़ा कम है, वापस चलते हैं अपने अमेरिका के इलेक्शंस की तरफ। अमेरिका में जो इलेक्शंस होते हैं वो नवंबर और ट्यूसडे को ही क्यों होते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। बुनियादी तौर पे इसका एक बैकग्राउंड मैं सिर्फ पहले आपको बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जी जी। 1788 से लेके 1845 तक अमेरिका में जितने इंतखाबात हुए, ये किसी न किसी तनाज़े की शक्ल इख्तियार करके और इसकी शफाफियत पर एतराज़ उठा। मसला ये था कि बाज़ रियासतें इंतखाबात ताख़ीर से करवाती थी और उसकी वजह ये थी कि वो समझते थे कि जब पूरे मुल्क के ट्रेंड सामने आ जाएं तो वो किंग मेकर बन जाएं कि वो जिसकी तरफ जाएंगे उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। और दूसरा एक मसला वहाँ पे ये था कि पार्टियां इन्फ्लुएंस करती थी वोटर को, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर 1845 के अंदर एक कानून पास हुआ कि इलेक्शन एक ही दिन होगा और पहले सदर और नायब सदर का एक दिन होगा। 1845 में, ठीक है, 1845 में ये कानून बना कि एक दिन इलेक्शन होगा। अब इस कानून में एक और बहस हुई कि आखिर महीना कौन सा होगा और दिन कौन सा होगा। तो महीने के एतबार से अमेरिका उस जमाने में ज़रई मुल्क था, 90% आबादी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, तो नवंबर का महीना उनको सूट करता था कि किसान अपनी फसलें काश करके काट के वो फ्री होते थे और मौसम बेहतर होता था। तो उन्होंने नवंबर का इंतखाब किया। अब मंगल के दिन की बात कर लेते हैं। उन्होंने हफ्ते के 7 दिन का कंपैरिजन किया। संडे को इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि मेजॉरिटी आबादी क्रिश्चियन थी और उनकी इबादत का दिन है और इस वजह से उस दिन को अडॉप्ट नहीं किया गया। फिर बुध का जो दिन था वो ट्रेड का दिन था, मंडियां लगती थी, तो इस वजह से बुध कैंसिल हो गया। आखिरी जो दिन बचा था सूटेबल वो मंगल का दिन था जिस दिन ये आसानी से तो फिर मंगल हो गया। वन लाइनर आंसर जाते जाते कि अभी कमला हैरिस कर रही हैं, अभी सीट संभालने जा रही हैं डेमोक्रेट्स की। इस दौरान अभी तक जो बाइडन ही प्रेसिडेंट है, कोई अहम फैसला करना पड़ जाता है तो सदर के फैसले की हैसियत क्या होगी? सदर के फैसले की वही हैसियत होगी जो पहले दिन सदर के फैसले की थी। फैसला कानून की शक्ल इख्तियार करता है, अथॉरिटी की शक्ल इख्तियार करता है, लिजिटिमेट करता है। आखिरी लम्हे तक बाइडन का आखिरी दस्तखत वो एक कानूनी सदर की हैसियत रखता है, उसकी इख्तियारात में, ताकत में कोई फर्क नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान खान, आपने वक्त दिया। वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट्स। और ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी कि मंगल और नवंबर के दिन में क्यों इलेक्शंस होते हैं हमेशा अमेरिका के। नाजरीन, खेल के मैदान से अच्छी खबर शामिल करते हैं। हमारे नौजवान दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम यकीनन रोशन कर रहे हैं। ऐसा ही एक कारनामा अंजाम दिया है एक और नौजवान से। कराची से इनका ताल्लुक़ है, अरहम बिन फ़ारूक, जिसने TTC ओपन इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल करके कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। अरहम ने अंडर 21 कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी को 3-1 से शिकस्त देकर ये कारनामा अंजाम दिया। इसके अलावा अरहम ने ओपन कैटेगरी का सेमीफाइनल खेलकर कांसी का तमगा भी हासिल किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टेबल टेनिस प्लेयर अरहम बिन फ़ारूक।
वेलकम करते हैं आपको अरहम और मुबारकबाद देते हैं आपको सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से। टूर्नामेंट से मुतालिक हमें बताएं कितने खिलाड़ी थे, कितनी टीम्स शामिल थीं और जीत का ये तजुर्बा कैसा रहा? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को भी, क्योंकि सिर्फ मेरी जीत नहीं है बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी एक ये जीत है और एक प्राउड पूरे पाकिस्तान के लिए भी। टूर्नामेंट से मुतालिक मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पहला स्टेज जो था वो लीग स्टेज था। उसके बाद जो टूर्नामेंट नॉकआउट स्टेज की तरफ बढ़ता गया। टूर्नामेंट के अंदर 10 से 12 ममालिक की टीम्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था। और बाकी जैसा आपने पूछा कि जीत का तजुर्बा कैसा रहा, तो मैं जीता तो पहले भी काफ़ी जूनियर लेवल के टूर्नामेंट्स हूँ और काफ़ी टूर्नामेंट्स में मैंने पहले भी पार्टिसिपेट किया है, लेकिन ऐसे अपने भारतीय हरीफ जो कि हमारा पुराना हरीफ है, इसको फाइनल में हरा कर अंडर 21 की कैटेगरी में अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और जिस वक्त मैं फाइनल खेलने जा रहा था, मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मैं ऐसे मतलब इतना बड़ा अपसेट कर पाऊंगा और अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीत पाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की और अल्लाह का ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीता। अच्छा अरहम, पाक भारत टाकरा जब भी होता है, वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, अभी टेबल टेनिस हो, कोई भी खेल हो, तो एक प्रेशर तो होता है पाकिस्तान के ऊपर भी। तो ये बताइएगा कि किस तरह से उस प्रेशर को डील किया, क्या चल रहा था माइंड में? बिल्कुल, देखिए प्रेशर हमें होता तो है, लेकिन हमें इस प्रेशर को अपनी एक्साइटमेंट के अंदर चेंज करना होता है, क्योंकि अगर आदमी स्ट्रेस या प्रेशर के अंदर कोई भी काम करने जाता है तो काम कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एक आपके दिमाग के अंदर होता है कि आपसे कोई मिसहैप ना हो जाए या आप कोई गलती ना कर दें, इसलिए हमें वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहिए। सही है। अच्छा हम हमें ये बताएं कि ओपन कैटेगरी के सेमीफाइनल में श्रीलंकन प्लेयर को आपने शिकस्त दी और उसके बाद कांसी का तमगा भी जीता। ज्यादा टफ मुकाबला भारतीय प्लेयर के साथ रहा या श्रीलंकन प्लेयर के साथ? सबसे ज्यादा मेरा टफ जो था वो इंडियन प्लेयर के साथ था, जैसा आप कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन उस टफ मेरा अंडर 21 के क्वार्टर फाइनल यूएसए के प्लेयर से जो हुआ, एक मोमेंट में वहाँ मुझे लग रहा था कि शायद ये मैच टर्न आउट ना हो जाए मेरे लिए, लेकिन अल्लाह ने वहाँ पे भी मेरी मदद करी और वो मैच मैंने भी जीता। और इस जीत के ऊपर मैं जो है वो सजाज के असगर अजीम और व्हील चेयर क्रिकेट के रुखसाना राजपूत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे उस मोमेंट पर सपोर्ट किया जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। हमें ये बताएं कि आपका जो खर्चा आया सारा इस टूर्नामेंट में, वो आपने खुद दिया या स्पॉन्सर था या हुकूमत ने आपकी हेल्प की? जी बिल्कुल, देखें किसी भी स्पोर्ट्स के एथलीट्स होते हैं, उनका खर्चा कभी भी गवर्नमेंट नहीं उठाती, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं देती और ना ही गवर्नमेंट हमें किसी किस्म का अवार्ड देती है जब हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम रोशन करके आते हैं, गोल्ड मेडल या किसी भी तरीके का मेडल जीत कर आते हैं। अब आप जैसे ही देख लें कि ओलंपिक आ रहे हैं, पेरिस ओलंपिक्स 2024 यूरोप की हैं जिनकी आबादी 21 करोड़ की है, वहाँ से 1690 एथलीट जा रहे हैं। पाकिस्तान की सिर्फ 24 करोड़ की आबादी है, वहाँ से सिर्फ 7 एथलीट जा रहे हैं। तो अरहम, आपको इसकी वजह पता चली, ऐसा क्यों है? देखिए वजह यही है कि हमारे पास फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को टैलेंट की कमी है, टैलेंट पूरी दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान के पास दुनिया से ज्यादा टैलेंट है, लेकिन यहाँ पे काम ही नहीं होता, हमारे पास फैसिलिटीज ही नहीं मौजूद है। और इस टेबल टेनिस के टूर्नामेंट के लिए आपने कितनी मेहनत की है? आप कितना टाइम स्पेंड करते थे? स्टडीज को कैसे मैनेज करते थे? जी बिल्कुल, देखिए मैं 9th ग्रेड का स्टूडेंट हूँ, तो स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम अपने स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को बैलेंस लेके चलें। जैसा आपने पूछा कि टूर्नामेंट के लिए तैयारी करी, तो वीक डेज के अंदर स्टडीज़ के बाद जब हम प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, तो पहली बात तो क्लब्स हमारे घरों से इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि हमारा एक्सपेंस आने जाने का बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जब हम पहुँचते हैं तो शॉर्ट टाइम की वजह से हमें प्रैक्टिस कम मिलती है, इसकी वजह से हम बाहर के बीट नहीं कर पाते, लेकिन अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और हम अब लास्ट में आप गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहें? गवर्नमेंट को ये पैगाम दूंगा कि स्पोर्ट्स और टेबल टेनिस को यतीम ना होने दें, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज बहुत कम है और हम जब पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करके आते हैं उसके बाद हमें कोई अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद हो ताकि और ग्रास रूट लेवल पे काम हो, ताकि प्लेयर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत कर पाएं। बहुत खूबसूरत बात की आपने और हम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और हुकूमत के लिए वाकई। और हमने जो पैगाम दिया वो कहते हैं शहरबानों के कम कहे को ज़्यादा समझिए। उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स को और टेबल टेनिस को बिलखसूस यतीम ना होने दें, क्योंकि टैलेंट ऐसा है कि अगर फैसिलिटीज़ दी जाएँ तो दुनिया भर में नाम रोशन किया जा सकता है। अभी अपने दम पे मेहनत करके गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, तो सोचें अगर फैसिलिटेट किया जाए, प्रॉपर आपके स्पोर्ट्स सेंटर्स हों, तो फिर कहाँ जा सकता है पाकिस्तान। तो जी एक और दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करते हैं। बरतानिया से एक खबर है, शाह चार्ल्स सोम ने नायाब नस्ल की एक बकरी को शाही खिताब दे दिया। क्या बात है। बिल्कुल जी, एक ख़ास जजीरे से ताल्लुक़ रखने वाली इस नस्ल के पास जनाब अब
रॉयल गोल्डन गन से गोट्स का जो है क्या ये इनको बात टाइटल है। दिया गया है, ये खिताब इन्हें दे दिया गया है। रॉयल गॉट अब ये होगी बकरी को, ये खिताब शाह चार्ल्स सोम ने उस वक्त दिया जब वो इस जजीरे का खुसूसी दौरा कर रहे थे। विजुअल्स आप देख सकते हैं, और ये खिताब दुनिया में किसी भी जगह इस नस्ल की बकरी के लिए यकसा होगा। ये जहाँ भी जाएगी ये रॉयल गोट कहलाएगी। क्या बात है। शाह चार्ल्स सोम ने बकरी को खिताब से नवाजने के बाद उनसे प्यार भी किया, थपथपाया भी, हल्के सुनहरे रंग की तारीफ भी की कि ये बहुत खूबसूरत बकरी है। और देखें ना, जब आपको बादशाही ख़ानदान से किसी को सराहा जाए तो उसकी खबर बन जाती है। तो ये भी एक खबर है वैसे- कि इस बकरी को दे दिया गया एक खिताब और एक खिताब तो लक़ब दे शहरबानो दिया गया। है, लेकिन आपने वो बकरी देखी? अभी हम दिखा रहे थे टीवी अच्छा, स्क्रीन जब मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई थी बकरी देख के। आपको कोई डॉगी है? मुझे लगा गलत विजुअल्स तो नहीं चल गए, लेकिन शायद वो ऐसी ही ब्रीड हो। नहीं बकरी है, लेकिन मैं एक तो- और बात बताऊं कि इतना फैंसी नाम इसको दिया गया है। हमारे यहाँ पहाड़ी बकरियां ऐसी नहीं होती। हाँ, गम से चले, बड़ी लकी बकरी है। बकरियों में भी लकी हो सकते हैं जानवर भी। कुछ बात करेंगे अब बिजली के बिलों की। मामला दिन ब दिन मजीद संगीन होता जा रहा है। महंगी बिजली ने महंगाई से तंग आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। बिजली के बढ़ते हुए बिलों पर कई अहम शख्सियात भी परेशान दिखाई दी। एक तरफ हुकूमत रिलीफ देने के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में इजाफा लोगों के लिए मुश्किल बन चुका है। लोगों की जानें जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों के इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं कि ज़रूरियात ज़िंदगी तो पूरी नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद ये कि मामलात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। जॉइंट फैमिली में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर लड़ाई, और यहाँ तक कि अब जो मामला सामने आया वो कत्ल का मामला सामने आया। गुजरांवाला में ये वाक़या पेश आया जिसमें भाई ने भाई को कत्ल कर दिया बिजली का बिल ज़्यादा आने से। और उस पर उसके बाद जो है क्या कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ हुआ है, उसी पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे हैं गुजरांवाला में तासीर मुगल, उनसे जानते हैं। तासीर, बताइएगा इस सारे वाक़े से मुतल्लिक कैसे पेश आया ये अफसोसनाक वाक़या? दूदू थाना गरजा का ये इलाका है, प्रिंस रोड, जहाँ पर जो गुज़श्ता रोज जो है बड़े भाई ने छोटे भाई को बिल ज़्यादा आने की वजह से कत्ल कर दिया। बिल ज़्यादा जब आया तो दोनों भाइयों में तू तकरार हुई। तू तकरार होने के बाद जो है बड़े भाई ने छोटे भाई की तेज़धार आले से गर्दन काट दी। ये उनकी रहायश है, जहाँ पर ये कल पहले मामूली झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद जो है हाथापाई हुई और बड़े भाई ने तेज़धार आले से जब उसकी गर्दन काटी तो यहाँ पर जो है उमर जो मकतूल है, उमर ने अपनी यहाँ पर लेटकर जो है अपनी जान दी। दूसरी जानिब पुलिस ने जो है मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़म से आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। आला कत्ल बरामद के बाद जो है तहकीकात भी की जा रही है। मकतूल की बेगम जो है मुकदमा में मुद्दई बनी है। जब उसके वालिद से बात हुई तो उनका कहना था मैं घर पर नहीं था, जब मैं घर पहुंचा तो मेरा बेटा जान की बाजी हार चुका था। पुलिस ने मुल्ज़म को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। और बढ़ती महंगाई से अब नफसियाती मसाइल पैदा होना शुरू हो गए, जैसा कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लोगों को समझ नहीं आ रही है कि जी वो ज़रूरियात ज़िंदगी और अपनी जो डेली के अखराजात हैं उनको कैसे मीट करें, और फिर वायलेंस जो है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। तो शहरबानो, इस हवाले से भी बात करेंगे। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अली अजमल साहब। वेलकम करते हैं आपको डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई तकलीफ देह है कि बिजली का बिल तो आ गया, वाकई मामलात बहुत ख़राब हैं, घर में रोटी के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन उस पर इस तरह का रिएक्शन, अग्रेशन कि आप अपने सगे भाई को कत्ल कर रहे हैं, कि उसको आपने कहा है कि हाफ पेमेंट दें बिल की, उसने कहा मैं नहीं दे सकता, तो आपने उसको तेज़ आले से ज़िबा कर दिया। ये नफसियाती किस हद तक बीमारी है और क्या अलार्मिंग है? घर में वाकई ऐसा हो सकता है? और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो शख्स इस तरह की बीमारी में मुब्तला होता है? जी बिल्कुल, सबसे पहले अलार्मिंग तो बिल्कुल ये है, और नफसियाती बीमारी से ज़्यादा ये एक कंडीशन ऐसी है कि कोई शख्स जिसको ज़िंदगी की परेशानी है वो उसका मुकाबला करने की बजाय, उसको मैनेज करने की बजाय, अगर वो इस तरह से रिएक्ट कर देता है कि मर्डर कर देता है, कोई क्राइम कर देता है, या इस तरह से दूसरे तीसरे और भी जो नेगेटिव रिएक्शन है वो अगर कर देता है, तो जाहिर बात है वो कोई एक कमज़ोर जहन का इंसान है। आप देखें कि बिल तो आजकल सबको ही आ रहे हैं, आपको भी ज़्यादा आए होंगे, मुझे भी। तो चलें, अफोर्डिंग कैपेसिटी है लोगों की, लेकिन बहुत सारे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी वो नहीं अफोर्ड कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर तो सकते। सबके लिए मुश्किल हालात थे। लेकिन अब हर बंदा जिसके लिए मुश्किल हालात थे वो ऐसे तो नहीं ना कर किया उसने जी। उन्होंने अपने आप को मैनेज किया। सही। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब भी उनमें लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो वो क्योंकि वीक नर्व्स के होते हैं, उनको पता नहीं होता कि इस चीज़ को मैनेज कैसे करना है। एक चीज़ और ऐड करूँगी कि आपने कहा कि कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। ये तो भाई ने दूसरे भाई को कत्ल किया ना, हम देखते हैं कि तंग आकर लोग अपने बच्चों को कत्ल कर देते हैं, ख़ुद को भी कत्ल कर देते हैं कि हम जिंदा नहीं रह सकते।
तो ये मतलब किस तरफ लेके जा रहा है? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक बात तो समझनी है कि जितने आजकल बिजली के बिल आ रहे हैं, जो लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो नो डाउट कि ज़हनी और नफ्सियाती अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं वो ज़हनी और नफ्सियाती अमराज है। हर दूसरे बंदे को एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस है। एक तो ये चीज़ हमने समझनी है। अच्छा, अब इसमें ना दूसरी बात ये है कि जब भी कोई मुश्किल हालात आते हैं उसमें एक स्ट्रेस होता है। किसी को भी स्ट्रेस होगा जब भी मुश्किल हालात होंगे। अच्छा, बाय द वे कि जो थोड़ा सा स्ट्रेस है वो एक अच्छी चीज होता है, वो हमें काम करने पे आमादा करता है कि हल ढूंढते हैं ना कि अगर बिल ज्यादा आ गया है तो ये हल तो नहीं है कि झगड़ा कर लें और मर्डर वगैरह कर दें। इसका हल ये था कि देखते कि इसको किस तरह से मैनेज करना है। अब थोड़ी स्ट्रेस जो है वो हमें काम करने पे उकसाती है, हमें बेहतरी की तरफ लेके जाती है। लेकिन जो लोग स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, यानी कि ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, उससे फिर ये होता है कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारी थिंकिंग, हमारी सोचने समझने की जो जितनी भी सलाहियत है वो मफलूज हो जाती है। पता नहीं चलता कि करना क्या है। अब देखें, छोटी सी बात थी, 20,000 बिल था, चले 10,000 अगर आ गया, लेकिन अब जो कर लिया उसके बाद अब देखें कि कितने पैसे लगेंगे, कितनी मसाइल होंगे। डॉक्टर साहब, कोई भी जब इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आता है जहाँ पर एक शख्स दूसरे की जान ले ले, तो ये एक कह लें क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी इसे कहें कि ये एक पूरी जर्नी की, इसको कल्मिनेट किया जाए तो ये अफसोसनाक वाकया, और फिर ये कि ये विद इन डेज आई एम श्योर कि रोनुमा नहीं होता, ये एक लंबी जर्नी होती है ऐसे शख्स की। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें तो आप विजिलेंट हो जाएं और उसको हेल्प आउट करें कि ये किसी ऐसे अफसोसनाक वाक़े में कन्वर्ट ना हो जाए? ये आपने बड़ी अच्छी बात की। बिल्कुल ऐसे ही होता है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा कभी एक पल नहीं होता। तो ये पहले से ही टेंडेंसीज आती हैं, क्योंकि देखें इंसान के अंदर जो कुछ भी होता है ना वो खुशी या गम में निकलता है। मुख्तलिफ लोग खुशी को मुख्तलिफ तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, गम या अफसोस को या कोई मुश्किल हालात को मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करते हैं। तो पहले तो हमने ये समझना है कि जो अंदर होता है आमतौर पे वही निकलता है। अब जहां तक आपने सिम्टम्स की बात की, देखिए एक जो सिम्टम्स के कोई शख्स भी, अच्छा बाय द वे जो नॉर्मल शख्स है ना वो कभी भी क्राइम नहीं करता। जो क्रिमिनल मेंटेलिटी होती है ना उसमें कोई ना कोई ज़हनी व नफ्सियाती मसला होता ही है, पहले से ही होता है। अब इसमें जो आपने पूछा कि क्या अलामात हैं, अगर तो कोई शख्स उसके रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो जाए दूसरों से, अपने सिग्निफिकेंट अदर से, घर वालों से चिड़चिड़ रहे या बाहर की दुनिया से उसका मिजाज जो है कोई एंगर इश्यूज थोड़े बहुत होने शुरू हो जाए, या फिर वो चुपचाप रहना शुरू कर दे, या उसमें एक तन्हाई पसंद आ जाए, सोशली वो जरा आइसोलेट हो जाए, भूख में चेंजेस आ जाए, सोने के पैटर्न जो हैं वो चेंज हो जाए, और विजिबली हमें देख के देखें कोई भी जी शऊर शख्स अगर थोड़ी सी भी सोचे और उसको थोड़ा सा फोकस करे तो पता चल जाता है कि ये शख्स नॉर्मल है, थोड़ा एबनॉर्मल है। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, इवन के सुसाइड के या मर्डर कमिट करना या कोई और भी क्राइम करना, ये बड़े फिक्स पैटर्न होते हैं। अगर हम इन पे ध्यान दें तो पहले से ही हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है फिर हम ऐसे वाकयात को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम स्टार्ट से इसको। दुनिया में देखें इस तरह के सर्वेज भी होते हैं जहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स जैसी रिपोर्टें शाया की जाती हैं कि सबसे हेल्दी कौम कौन सी है, सबसे खुशहाल कौम कौन सी है। तो वहाँ पर लोग ऐसा क्या मुख्तलिफ कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के मुआशरे में, क्योंकि मेरे ख्याल से आज दिन उन एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, इससे पहले शायद ना हो कि जितनी मायूसी और नफ्सियाती मसाइल आजकल आ रहे हैं। देखिए जी बिल्कुल आपने दोनों बातें हैं, फाइनेंशियल इश्यूज और स्ट्रेसेस तो हैं, लेकिन अब ना फाइनेंशियल इश्यूज का डायरेक्ट ताल्लुक डिप्रेशन से इसलिए नहीं है कि अगर सिर्फ फाइनेंसिस की वजह से डिप्रेशन हो तो फिर दुनिया के सारे गरीब लोगों को डिप्रेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और बाय द वे जो डिप्रेशन है या नफ्सियाती अमराज हैं वो जितने गरीबों में पाए जाते हैं उतने अमीरों में भी पाए जाते हैं। मेरे क्लिनिक पे ज्यादातर लोग ऐसे ही आते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अब इसमें जो बात है जो आपने कहा कि वो मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं, देखें हमने ना अपने लोगों की तरबियत साजी करनी है, जहन साजी करनी है कि अगर आपको जिंदगी में मसला आ गया है, मसले तो आएंगे, देखिए जिंदगी है तो मसले तो आएंगे। कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं है जो कहे कि मुझे कभी कोई मसला नहीं आया, या कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी सारी ख्वाहिशें और एक्सपेक्टेशन पूरी हो। नो मैटर कितना पावरफुल, कितना रिच है, कुछ ना कुछ कमियां जो हैं हर एक की जिंदगी में रह जाती हैं। हमने क्या किया या क्या करना चाहिए हमें कि जैसे हम अपने लोगों को लिखना पढ़ना सिखाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, हमें उनकी जहन साजी भी करनी चाहिए, तरबियत साजी करनी चाहिए कि लाइफ है तो चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है, और जब कोई चैलेंज आ गया तो अपने साथ कैसे डील करना है। अगर हमने सारा कुछ सिखाते हैं, हम सीख भी लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि खुद से कैसे डील करना है। हाईली एजुकेटेड लोग जो हैं
ज़िंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे, लेकिन उनको ऐसी तरबियत नहीं हुई कि ये बताया जाए कि अपने साथ कैसे डील करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग हैं बाहर की दुनिया में बड़े सक्सेसफुल हैं, बड़े उन्होंने पैसे कमा लिए सारा कुछ, लेकिन क्या है, अंदर से डिस्टर्ब है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, रिलेशनशिप के इश्यूज चल रहे हैं, कोई और सोशल लाइफ उनकी इतनी अच्छी नहीं है, लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, कोई वो लाइफ में जिसको कहते हैं कि मजा नहीं है लाइफ में। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, एक तो लोग हैं ना जिनके पास है नहीं, होने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता कि हमने खुद के साथ डील कैसे करना है। ये बात आप याद रखें कि लाइफ है तो चैलेंजेस आने हैं। ब्रेन ट्रेनिंग की कितनी जरूरत है? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर इसमें हम माइंड ट्रेनिंग की ही तो सारी जरूरत है कि हमने देखें, एक बिहेवियर है इंसान का, कंडक्ट पे कोई भी चीज है, चैलेंज आया, कोई भी मसला आया, अब मसला ये है कि वो मसला हल होगा या नहीं होगा, किसी ने हमारे मसले प्लेट में रख के हल नहीं करने, वो हमारे रिएक्शन नहीं हल करने हैं कि किसी मसले से हम क्या रिएक्ट करते हैं। जॉब नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कोई बिजनेस का मसला है, कोई रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, असल में ये सारी चीजें हल तब होनी है जब आपने एक्ट करना है, कुछ करना है। प्लेट में रख के दुनिया में कोई चीज किसी को नहीं मिलती, ना ही मिलनी है। तो जब हमने अपनी ट्रेनिंग हमारी हुई हो कि चैलेंजेस है तो ऐसे फेस करो, अगर एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं तो उसको इस तरह से करो, चेंज करो, और ये चीज थोड़ा सा रियलिस्टिक होना है। यानी मैं ये समझी हूँ आखिर में कि आपने खुद को खुद ही सही रखना है, ब्रेन ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अपने आप को सेटिस्फाई रखें और खुश रखें तो आप सही रहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपना खुसूसी वक्त निकाला और बड़े अहम मौजू पर बात की। और जाते जाते वन लाइनर ये कि नाज़रीन, ऐसा लगता है जी कि स्पिरिचुअलिटी भी इसमें बहुत जो है वो हेल्प आउट करती है, और दीन इस्लाम बिलखुसूस मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है। आप नमाज पढ़ें, आप अल्लाह को याद करें तो वैसे ही तमाम परेशानियां जो है वो दूर हो जाती हैं। नाज़रीन, ब्रेक में बात कर रहे थे, मैंने सोचा अब ब्रेक से वापस आ गए तो फिर आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। शेर बानू, मैं ये वही बात जो मैं पूछ रहा था आपसे कि कौन सी बुनियादी स्किल्स ऐसी हैं जो आपको लगता है कि हर पेरेंट को चाहिए बच्चों को सिखाएं? मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पेरेंट स्विमिंग ज़रूर आनी चाहिए बच्चों को भी, और आपको भी ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि स्विमिंग इतना सिखाई नहीं जाती, रुझान नहीं है। बहुत महंगे महंगे स्कूल्स में है, लेकिन जो नॉर्मल स्कूल्स हैं वहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है, और माँ बाप खुद भी ध्यान लेकिन स्विमिंग को ही इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामला अभी हम देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी सैलाब की सूरत हाल हमने देखी कि नॉर्दर्न एरियाज़ में कुछ सयाह वहाँ पर फंसे हुए थे और कुछ डूब गए, कुछ मकामी लोग भी अचानक से बारिश और रैला आया तो उसमें डूब गए। तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होती है। अगर आप स्विमिंग जानते हो तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं, आप किनारे की तरफ एटलीस्ट आ सकते हैं। आप वहाँ पर खड़े हैं, बड़ी दिलखराश वीडियो सामने आई कि आप खड़े हैं, पानी कितनी देर तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। खैर मानो, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि स्विमिंग जरूर सीखनी चाहिए, और आपको पता है कि डूबने से बचाव का आज आलमी दिन भी है। तो नाज़रीन, आई एम श्योर कि इस रिपोर्ट में जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, जो अगर आप खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि डूब रहे हैं, तो इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। और अगेन वही बात कि जी स्विमिंग एक बेसिक स्किल है, वो खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी ज़रूर सिखाएं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सेहत के हवाले से बात करते हैं। तो विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ये जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार को कंट्रोल करने के साथ साथ हड्डियों और पट्ठों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तहकीक के मुताबिक 24% अमरीकी, 37% कैनेडियन और 40% यूरोपियन आबादी विटामिन डी की कमी का शिकार है। पाकिस्तान की बात करें अगर हम, तो तकरीबन 53% आबादी में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तो विटामिन डी की कमी की अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, हम किस तरह अपनी खुराक और लाइफस्टाइल में तब्दीली लाकर इसको दूर कर सकते हैं, इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, विटामिन डी कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, और जब इसकी कमी हो जाती है तो सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, फैक्ट्स तो शेयर कर दिए हैं इन्होंने कि विटामिन डी ओवरऑल दुनिया में कितना कम है, लेकिन जनरली कहा जाता है कि 12 से 15% लोग पूरी दुनिया में विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं। अब जिस्म में स्ट्रक्चर और फंक्शन को बरकरार रखने के लिए ओवरऑल कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उनको हम कहते हैं विटामिन्स। यानी दो चीज़ें हैं ना, कि एक हमारी ग्रोथ हो रही है, दूसरा यह कि हम काम काज कर रहे हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं। उनमें से एक विटामिन डी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करूं तो सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में विटामिन डी इम्पॉर्टेंट। यानी आप इसकी अहमियत पे बात करें, जो ज़्यादातर हम बात करते हैं तो इसका रोल होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में। सही। अब हड्डियों की सेहत में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पट्ठों में, जोड़ों में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फिर किसी शख्स की कुव्वत मुदाफ़त में इसका बहुत रोल है, इम्यून सिस्टम जैसे हम कहते हैं।
जैसे कोई मौसमी बीमारी आती है तो आप देखते हैं कि एक शख्स को वो मौसमी बीमारी होती है और वो ठीक नहीं होती, और दूसरा उसके साथ बड़ी आसानी से वो लड़ लेता है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी ताकत विटामिन डी है। फिर हमारा जो हार्ट का सिस्टम है, सारा दिल का जो पूरा निज़ाम है, उसमें भी विटामिन डी का रोल है। बालों को देख लें, अगर किसी का विटामिन डी कम है तो उसके बाल सफ़ेद होंगे, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, बाल कमज़ोर होंगे, फिर उसकी जिल्द, जी जाहिर है, फिर उसकी जिल्द जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू होती है। इन सब चीज़ों में विटामिन डी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो इसलिए हम कहते हैं कि जी विटामिन डी आपका जो है वो एक नॉर्मल रिक्वायर्ड लेवल तक या उससे ऊपर होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सूरज से भी विटामिन डी आप ले सकते हैं, तो पाकिस्तान में देखिए तो बहुत विटामिन गर्मी डी का रहती जो है। बड़ा आप क्यों नहीं सोर्स ले है, पाते? बड़ा सोर्स है वो तो सूरज है, सनलाइट इसका बेस्ट सोर्स है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम 2-3 है। एक तो ये है कि जैसे हमारे जो लोग शहरों में रहते हैं वहाँ इतना ज़्यादा सन एक्सपोजर नहीं है, घर छोटे हैं लोगों के, या छोटी गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं, वहाँ पे आपको सूरज की रोशनी इतनी मैसर नहीं है। ओके। दूसरा मसला ये है कि लोग समझते हैं कि सूरज की रोशनी में जाने से हमारा रंग काला हो जाएगा। जी, बाज़ लोग वो कॉन्शियस होते हैं, वो उस तरफ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हो भी तो जाता है। अब ये तो खैर कोई डर्माटोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं टाइम आपको। भी होता है, कोई कहते हैं सुबह 8 बजे तक जो सूरज होता है उसमें विटामिन डी होता है, जो बाद नहीं, में होता ऐसा उसमें नहीं है। होता। सूरज की रोशनी जो है वो इक्वली आपके लिए सारा दिन इम्पोर्टेंट होती है। ओके। वो कोई टाइम नहीं है कि सूरज की रोशनी सुबह किसी और तरह की है और शाम को किसी और तरह की है, तो इसलिए लोग उस तरफ जाते नहीं हैं हम। फिर लोगों को जो है वो कमी हो जाती है। सो सनलाइट एक बेस्ट सोर्स है। और डॉक्टर साहब कितना एक्सपोजर हो सनलाइट का एक दिन में मैक्सिमम? वैसे सनलाइट से आप इसको पूरा नहीं कर सकते, नॉर्मली स्पीकिंग। अपने सनी डी विटामिन मिलती है जो 15 डेज के देखिए, लिए। ये 2 टैबलेट्स हैं, ये कैप्सूल्स हैं, ये सप्लीमेंट्स हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है आपकी डाइट। सही। इन 2 चीज़ों से आप अपने विटामिन डी के लेवल को बरकरार रखते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि विटामिन डी, इवन ये जो टैबलेट्स हैं जो यूज़ करते हैं डिफरेंट इंटरवल्स के बाद, ये भी इतनी इफेक्टिव नहीं है। कुछ डॉक्टर्स तो इंजेक्शंस विटामिन डी के रेकमेंड करते हैं कि वो लगवाने चाहिए। नहीं, वो होता है बेसिकली उसका लेवल। जैसे अगर एक गोली है, टैबलेट है, तो वो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की है। जी जी। इसमें पहले ये देखा जाता है कि जिस शख्स को विटामिन डी बताया जा रहा है या जिसको कहा जा रहा है कि आप विटामिन डी लें, उसकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल कितना है और उसकी एज कितनी है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। सही। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो छोटा बच्चा है जी जी। उसमें रोजाना तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट्स रिक्वायरमेंट है। ठीक है। जो 1 साल से बड़े हैं, 60-70 तक की एज के, उनको हम कहते हैं कि जी इनको 600 इंटरनेशनल यूनिट्स रिक्वायरमेंट है। उनसे जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको 800 इंटरनेशनल यूनिट्स रिक्वायरमेंट है। सो एज के लिहाज से आपकी रिक्वायरमेंट बदल जाती है। ठीक है। सेकंड, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें विटामिन डी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और ज़्यादा है। दूसरा आ जाता है कि जिस शख्स को हम ये बता रहे हैं उसका अपना लेवल कितना है। जैसे नॉर्मली विटामिन डी का लेवल जो है वो हम कंसीडर करते हैं 25 से लेकर 100 के दरमियान। जब इसका हम टेस्ट करवाते हैं तो 25 से 100 तक इसका नॉर्मल लेवल कंसीडर होता है। 25 से कम है या 20 से कम है तो फिर हम उसको डेफिशिएंसी कहते हैं। जो उससे भी कम आ जाते हैं लोग 10-15, वो तो सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है। इंजेक्शंस। सो उस लिहाज से उनको दिया जाता है। अगर किसी शख्स में बहुत ज़्यादा कम है या उसकी फेज़ ऐसी चल रही है, जैसे कोई शख्स है उसकी हड्डी टूटी है, उसका ऑपरेशन हुआ है, वो एक ऐसी स्टेज में है जिसमें स्ट्रेस ज़्यादा है उसकी बॉडी के ऊपर, तो फिर हम उसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स वाले कैप्सूल या इंजेक्शन देते हैं। ओके। वो वीकली होते हैं, वो डिफरेंट चीज़ डॉक्टर साहब, है। जो टैबलेट्स हैं वो डिफरेंट चीज़ है। अभी जो स्टैट्स हमारे सामने सर 53% आबादी पाकिस्तान में बताई जा रही है विटामिन डी की कमी का शिकार है। बहुत बड़ी तादाद है ये। एक बड़ी तादाद हमारी बिलो द पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रही है सर। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। विटामिन डी टेस्ट कराने का जो चेक करने का जो टेस्ट है वो बहुत महंगा टेस्ट है, वो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो फिर एक सादा आदमी जो है वो किस तरह से अपना इलाज करवाए, कोई तरीका कार बताएं? देखिए, बड़ा अच्छा ये सवाल आपने पूछा है। इलाज से पहले या ये जो आप कह रहे हैं कि 53% है, सवाल ये है कि क्यों जी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ लोगों को इसका पता ही नहीं होता कि उनमें विटामिन डी की कमी है। इसके लिए ज़रूरी है आपको अलामात पता हो विटामिन डी। एग्जैक्टली। टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर है वो तो कोई डॉक्टर कहेगा आप करवाएंगे, लेकिन आपको अलामात पता हो। मसलन आप ये देखते हैं कि आपकी नींद बहुत अच्छी है, आप सुबह उठते हैं लेकिन फिर भी आपको थकावट है। सही। तो एक रीज़न हो सकती है विटामिन डी। सही। आपको पूरी जिस्म में स्ट्रेस फील होता है, फटीग फील होता है, आपको लगता है कि यार मेरे जोड़ों में दर्द होता है, खासकर ख़वातीन में। जैसे ख़वातीन में क्या होता है कि जो घर में काम काज करती हैं, वो कहने को तो हम कहते हैं कि फारग रहती हैं, वो कोई काम नहीं करती, लेकिन वो सारा दिन काम करती हैं। सही बात है। बच्चे 2-3 जिसके साथ हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा काम है। बहुत काम है। उनमें क्या होता है, छोटे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाती है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाती है। वो उनको देखना चाहिए कि एक रीज़न विटामिन डी की कमी हो सकती है। फिर जिस तरह शुरू में बात हुई इम्यून सिस्टम की, अगर आपको कोई मौसमी बीमारी होती है और वो ठीक नहीं होती
नज़ला ज़ुकाम, हर मौसमी बीमारी आप पे अटैक करती है, तो एक रीज़न विटामिन डी की कमी हो सकती अच्छा, है। डॉक्टर सो साहब- इन चीज़ों को देखना पहले ज़्यादा ज़रूरी ओके, होता है। हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी है और कितना ख़तरनाक है इसकी डेफिशिएंसी? देखिए, हड्डियों के लिए इसलिए हम ज़्यादा ज़रूरी कहते हैं क्योंकि कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है उसमें विटामिन डी हेल्प करता है। अगर वो नहीं होती तो हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, Right. बुरबुरी होना शुरू हो जाती हैं, फिर वो टूटने का डर होता है। जैसे अक्सर आप सुनते होंगे कि घरों में लोग, आपको ये हिस्ट्री, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं जी 60 साल है, मेरे बाबा जी हैं, तो ये वॉशरूम गए और गिरे और इनकी हड्डी टूट हड्डी गई। टूट गई, यस। ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात ये बिल्कुल, होता है कि हड्डी टूटती है तो वो गिरते हैं। सही बात है, एग्जैक्टली। इतनी कमजोर उनकी हड्डी पहले होती है कि कमजोर वो होती है। बेचारे खड़े हैं और उनकी हड्डी टूट गई और वो गिर गिर गए। गए। हम समझते हैं गिरने से हड्डी गिरने से टूट टूटी, गई। exactly। पता नहीं So, क्या हुआ, अभी उनमें गिरे, विटामिन डी हड्डी का टूट लेवल इतना कम है। एक बंदा बेड से गिरा और उसकी हड्डी टूट गई है कूल्हे की, विटामिन डी का लेवल तो बहुत डॉक्टर कम साहब है। कहीं पे सस्ते टेस्ट दस्तयाब हैं, क्योंकि जो ऑथेंटिक लैब्स हैं उनके महंगे टेस्ट हैं, और टेस्ट तो अगर खैर ये पूरी इतना फैमिली ने बहुत टेस्ट महंगा नहीं है। सीरम विटामिन डी का टेस्ट है, वो आप करवाते हैं और फिर अगर आपको मुश्किल पेश आती है तो तकरीबन सारे सरकारी अस्पतालों में ये टेस्ट सहूलत है। दस्तयाब है। सही। आप वहाँ से जाके करवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही है ना, आपको आधा घंटा 1 घंटा करना लगेगा, पड़ेगा। तो हमें अपना कोई थोड़ा सा सेहत के ऊपर टाइम लगा लेना अच्छा चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे ये आम प्रैक्टिस नहीं है अपनी डेफिशिएंसीज को टेस्ट करवाना, तो ये बताइएगा कि बिलखसूस ख़वातीन में मिसकैरेजेस के कितने मसाइल आते हैं, और क्या विटामिन डी का भी उसमें कोई अमल दखल है, और परसीव करने में भी कोई इस तरह के इश्यूज आते हैं? क्योंकि ओवरऑल हम ये समझते हैं ना कि विटामिन डी आपके स्ट्रक्चर और फंक्शन को मजबूत करता है, तो ये समझा जाता है कि बॉडी के जितने फंक्शंस हैं उनमें विटामिन डी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। लिहाजा जो फंक्शन करने में, जैसे मैं इसकी सादा मिसाल ये देता हूँ कि अगर आपकी एक गाड़ी है, वो शहर में ठीक चल रही है, लेकिन आप लंबे रूट पे जाते हैं तो आप कहते हैं यार इसका एसी ठीक काम नहीं कर रहा। सही है। इसी तरह हम रूटीन के कामकाज तो ठीक कर लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जिस दिन, जैसे कोई टीचर है, अगर उसने 2 घंटे का लेक्चर लिया तो वो कहेगा यार आज मेरी कमर में बड़ी दर्द हो रही है। या कोई खातून है, जब उसने अपनी इस फेज़ में आना है प्रेगनेंसी की, उसमें उसको मसाइल शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे उसकी जो बेसिक बॉडी की फोर्स है, विटामिन्स हैं, वो कम हो सकते हैं। जरूरी नहीं वही हो, मतलब दिस कुड बी वन रीजन। Okay. तो इसलिए हमें उसको एड्रेस करने की जरूरत होती है। फिर आप टेस्ट करवाएं, टेस्ट में उसकी वैल्यू आ जाती है, उसके मुताबिक उसका ग़िज़ा से और सप्लीमेंट से उसका इलाज होता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया किस तरह से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं।